Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the analysis of the Hindu for 1st of January 2024। 1 जनवरी 2024 का एनालिसिस देखेंगे। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं, जो कि आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो पहला सवाल है, सोहागी बारवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी थी, आपको बताना किस स्टेट में लोकेटेड है ये। ऑप्शंस आर ए असम, बी बिहार, सी राजस्थान या डी उत्तर प्रदेश। सो इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। अगर आपसे डायरेक्टली बनता है तो आप आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज इसमें कोई भी गेस वर्क नहीं चलता है। ऐसे क्वेश्चन में फैंसी क्वेश्चंस कहलाते हैं ये, मतलब दिखने में बड़े अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर आंसर पता है तो ही आप आंसर कर पाएंगे। इसका करेक्ट आंसर है डी उत्तर प्रदेश। सेकेंड क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द वर्ली पेंटिंग्स, कुछ स्टेटमेंट्स हैं वर्ली पेंटिंग्स के रिगार्डिंग, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ अ ट्राइबल आर्ट विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नदर्न रीजन ऑफ बिहार। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द पेंटिंग टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर एंड सराउंडिंग एक्टिविटीज़ लाइक फार्मिंग, फूड गैदरिंग एंड विलेज लाइफ। अच्छा सवाल है, आसान सवाल है अगेन। करेक्ट आंसर है सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पहला रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये महाराष्ट्र का है, ये पेंटिंग का फॉर्म, ट्राइबल आर्ट फॉर्म है, पेंटिंग है, लेकिन ये महाराष्ट्र से है ना कि बिहार से। सो दैट इज़ द रीज़न वाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। तो वर्ली आर्ट इज़ अ ट्राइबल आर्ट विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ सह्याद्री रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो नदन सह्याद्री जो है महाराष्ट्र का, वहाँ से ये डेवलप हुई। लगभग 10th सेंचुरी AD के समय आप मान सकते हैं कि ये एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल के रूप पर डेवलप होना शुरू किया गया है। एंड वर्ली ट्राइब की जो महिलाएं हैं, इनको सुवासिनी कहा जाता है, सुवासिनीज कहा जाता है, वो इसको प्रैक्टिस करती हैं। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। लगन चौक जो शादी के समय वेडिंग स्क्वायर होता है, वहाँ पे काफ़ी डेकोरेशन होता है वर्ली का। तीसरा सवाल है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लिम स्पेसक्राफ्ट। कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था। आपको बताना है कि रिसेंटली स्लिम स्पेसक्राफ्ट न्यूज़ में था, तो ये कौन सी स्पेस एजेंसी ने बनाया है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है नासा, सेकंड है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, तीसरा है स्पेस एक्स एंड चौथा है जाक्सा यानी कि जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, स्लिम स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। कल पढ़ाया था आप लोग को, ये है जाक्सा यानी जापानीज, और ये अब जनवरी में ट्राई करेगा सॉफ्ट लैंडिंग। अगर सॉफ्ट लैंडिंग जापान कर लेता तो 5वीं कंट्री बन जाएगा जो कि सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। फ्रंट पेज की पहली जो न्यूज़ आइटम है वो है आधार लिंक्ड पे मेड मैंडेटरी फॉर मनरेगा वर्कर्स। तो मनरेगा के जो वर्कर्स हैं उनको पेमेंट के लिए जो नया तरीका है वो ABPS यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के रूप में AEPS या ABPS, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, दोनों आप बोल सकते हैं, आधार इनेबल्ड या आधार बेस्ड। तो ABPS के माध्यम से पेमेंट किया जाएगा। 1 जनवरी से ये नियम आया है फ्रॉम द न्यू ईयर। वेजेस अंडर द मनरेगा विल बी पेड ओनली थ्रू आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम्स। अब इसमें ज़रूरत क्या क्या चीज़ों की पड़ेगी? आधार डिटेल्स लगेंगे वर्कर्स के, और उनके आधार नंबर जो बैंक अकाउंट से जुड़े होंगे, जो लेटेस्ट उनका बैंक अकाउंट होगा, उसी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। हालांकि आज आप देखेंगे कि एक आर्टिकल और आया था जिसमें इसके क्रिटिक्स भी लिखे हुए थे, बट एज ऑफ नाउ ये चीज़ जो है वो मतलब प्रूव हो गई है कि अब यही चीज़ करनी पड़ेगी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और भी इंड्यूस की गई है आधार के अलावा भी, जैसे कि NMMS के बारे में आप जानते होंगे, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम बोलते हैं उसको, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये क्या होता है? ये अटेंडेंस के लिए होता है, ठीक है ना। मनरेगा वर्कर्स जो है अपनी अटेंडेंस के लिए NMMS यानी कि नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी, आगे हम बात करेंगे उनकी, लेकिन दिस इज़ द थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर। अगला जो टॉपिक है वो है अरविंद पानगरिया टू हेड द 16th फाइनेंस कमीशन। तो 16th फाइनेंस कमीशन जो है उसको फॉर्मर नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन थे अरविंद पानगरिया, ही विल बी हेडिंग दिस 16th फाइनेंस कमीशन। और 16th फाइनेंस कमीशन एक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर आपने आर्टिकल 280 देखा हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो फाइनेंस कमीशन की बात करता है, जो को प्रेसिडेंट जिसको अपॉइंट करता है। एंड इसका मेन काम रहता है टैक्स डिवोल्यूशन का, कि कितना जो टैक्स का कितना पैसा है जो कि शेयर किया जाएगा विद द स्टेट्स, ठीक है ना। तो कितना शेयर जाएगा, प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस कितना जाएगा टू द स्टेट्स फ्रॉम द सेंटर, वो डिटरमाइन किया जाता है फ्रॉम द फाइनेंस कमीशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। हर 5 साल में आता है। हालांकि जो लास्ट NK सिंह पैनल था वो काफ़ी एक्सटेंड किया गया था, बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स जनरली, है ना, एक्सेप्ट फॉर द एक्सेप्शन ईयर्स को छोड़ दे अपन कोविड के कारण, बट दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। आगे मूव करते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन तिब्बतन कलेक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स टू स्टे एट ओल्ड पटना म्यूजियम।
तो यहाँ पे जिस फेमस पर्सनालिटी की हम बात कर रहे हैं वो हैं राहुल सांस्कृत्यायन। काफ़ी फेमस इंडिया के राइटर रहे हैं राहुल सांस्कृत्यायन, और ज़्यादातर इनके जो वर्क्स हैं वो बहुत सारी लैंग्वेज में, भोजपुरी लैंग्वेज में लिखते थे, हिंदी में लिखते थे, और तो मतलब बुद्धिज़्म से काफ़ी ज़्यादा ये एसोसिएटेड भी रहे हैं। एंड इसके अलावा तिब्बत में उन रहे थे, तो जैसे एक किताब है इनकी, मेरे तिब्बत के मतलब 1.5 वर्ष, तो ये तिब्बत के ऊपर उन्होंने लिखी थी। एक घुमक्कड़ शास्त्र करके है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा फेमस भी है घुमक्कड़ शास्त्र, वो भी राहुल सांस्कृत्यायन का ही है। वोल्गा से गंगा, वोल्गा रशिया की एक नदी है, आपको पता होगा, तो वोल्गा से गंगा भी एक किताब है जो उन्होंने लिखी थी, है ना। तो ऑल दिस आर वेरी फेमस वर्क्स ऑफ राहुल सांस्कृत्यायन। इसके अलावा थंगका पेंटिंग्स के बारे में इस आर्टिकल में आया था। थंगका पेंटिंग्स याद रखिएगा, तिब्बतन पेंटिंग्स हैं, याद रखिएगा, दीज आर द तिब्बतन पेंटिंग्स, थंगका, ठीक है ना। तो ये नाम भी आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे JN1 वेरिएंट के बारे में आया। अगेन ये JN1 आपको पता है कोविड का नया वेरिएंट है, जिससे काफ़ी लोग अफेक्टेड होना शुरू हुए, तो आप लोग फिर से प्रिकॉशन तो रखना शुरू कर दीजिए। दैट इज़ वन थिंग विच आई कैन टेल यू। अगला है बीजेपी स्टे साइलेंट ऑन वीर शैव लिंगायत डिमांड। वीर शैव लिंगायत की एक नई डिमांड ये आई है कि भैया उनको हिंदूज के अंदर ना काउंट किया जाए, और उन्होंने अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ भी ये रिक्वेस्ट की है कि आप लोग भी अपने आप को हिंदू ना बोलें, अलग से वीर शैव या लिंगायत जो भी आप फॉलो करते हैं आप उसको बोलें। वीर शैविज्म या लिंगायतिज्म आपको पता है कि ये एक तो शंकर जी को मानते हैं, है ना, आइदर इन द लिंगा फॉर्म, है ना, या तो उसके फॉर्म में रहता है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इनको बसावा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बसावन्ना कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बसावा बोलते हैं। 12th सेंचुरी में जब आपका भक्ति काल चल रहा था, भक्ति सेंट्स का नाम आता है, तो 12th सेंचुरी में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था बसावा। ही वॉज अ ब्राह्मण एक्चुअली, बट उन्होंने जो ब्राह्मणों के उस समय जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था फ्रॉम द लोअर कास्ट, उसके अगेंस्ट जा करके बोला, और उन्होंने बोला कि कोई पवित्र का कोई कंसेप्ट नहीं है, और इसीलिए सबको लेकर के चलने के लिए उन्होंने ये वीर शैविज्म या लिंगायतिज्म स्टार्ट किया था, ठीक है ना, वर्शिपर ऑफ द लिंगा और बियरर ऑफ द लिंगा, है ना। तो जो भी आप लिंगायत यानी बियरर ऑफ द लिंगा और वर्शिपर ऑफ द लिंगा। एंड इसके अलावा बसवन्ना का नाम आप जरूर याद रखिएगा, है ना, बसावा उनकी, या बसवन्ना या बसवनेश्वर भी कई लोग अलग अलग नामों से उनको बोलते हैं। डिमांड इनकी यही है कि इनको हिंदुइज्म से थोड़ा अलग रखा जाए, इनको हिंदुइज्म की सब कैटेगरी के रूप में ना काउंट किया जाए। तो अगर आप नई वाली NCERT खोलते हैं तो यहाँ पे आपको भक्ति सूफी ट्रेडिशन नाम का एक चैप्टर दिखेगा, जिसमें आपको वीर शैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका ये आपको दिख जाएगा, जहाँ पे ब्राह्मण नेम बसवन्ना, देखो यहाँ पे नाम भी लिखा है, ब्राह्मण नेम्ड बसवन्ना हु वाज इनिशियली अ जैन एंड अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ चालुक्यन किंग। तो चालुक्य के राज दरबार में पहले ये जैना थे एंड ही वाज अ मिनिस्टर, एंड हिज फॉलोअर्स वर नोन एज वीर शैवा, यानी कि हीरोज ऑफ शिवा, या लिंगायत यानी कि आपके वियरर्स ऑफ द लिंगा। लिंगायत कंटिन्यू टू बी एन इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी इन द रीजन, कर्नाटक में बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है। दे वर्शिप शिवा इन द फॉर्म ऑफ लिंगा, जैसा मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, एंड दे वियर अ स्मॉल लिंगा इन सिल्वर केस ऑन अ लूप स्ट्रंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर, and Lingayats believe that on death the devotee will be united with Shiva and will not return to the body। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके ऊपर यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लिंगायत्स किस चीज़ पे बिलीव करते हैं। इनका ये मानना है कि डेथ के बाद जो डिवोटी है वो शिवा से यानी कि भगवान शंकर से मिल जाता है और दोबारा उसका जन्म नहीं होता। इसका मतलब है कि वो रीइंकारनेशन में, दोबारा जन्म में विश्वास नहीं रखते हैं, एंड दे डू नॉट प्रैक्टिस द फ्यूनररी राइट्स सच एज क्रिमेशन एक्सेट्रा। मतलब कि जैसे धर्मशास्त्र में लिखा है ना कि मरने के बाद जलाना चाहिए या ये नहीं करते हैं। एंड दे बरी द डेथ, वो अपने जो उनके फॉलोअर्स हैं मरते हैं उनको ज़मीन में गाड़ते हैं, यानी कि बरी करते हैं डेथ को, है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। दे चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट पोल्यूशन। कई ब्राह्मणास ग्रुप जो थे उस समय पोल्यूशन का कंसेप्ट बताते थे कि भैया आप शुद्ध है, दूषित है, ये सारी चीज़ें। एंड जो इनका नॉलेज है वो वचनाज, इनके वचनाज से डराइव होता है, जो सेइंग्स हैं, जो लिटरेरी वर्क्स हैं, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड। एडिटोरियल में हम जो डिस्कस करेंगे वो है द फिजिकल चैलेंज टू केरलाज डेवलपमेंट। अब यहाँ पे बात चल रही केरला की क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो देखो कई चीज़ें हैं जो कि केरला के डेवलपमेंट में आड़े आ रही है। पहला तो है कि जो
कई स्टेट्स के प्रॉब्लम है ये, लेकिन स्पेशली केरला में ये चीज़ देखी जा रही है। पहली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस। देखो जो ये टर्म लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना, वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस। अब मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो टैक्सेस रेज किया जाते हैं, मतलब टैक्सेस बढ़ाने की पावर या टैक्सेस लगाने की पावर वो यूनियन गवर्नमेंट के पास है, लेकिन जो मेजर खर्चा होता है स्टेट में वो स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ता है। तो पावर किसके पास है? यूनियन के पास। खर्चा किसको करना है? स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है यहाँ पर, और इसी कारण से कई बार जो आपका एक्सपेंडिचर है वो आपके रेवेन्यू से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। अगर हम अभी करंटली स्टेट्स की बात करें तो SGST यानी कि स्टेट GST जो बोलते हैं, इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द स्टेट्स, है ना। उसके अंतर्गत स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन या फी ऑन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एंड व्हीकल्स, सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी ऑन फ्यू कमोडिटीज़ जैसे कि अल्कोहल, एंड रेवेन्यू फ्रॉम माइनिंग लीजेस, लॉटरीज एंड सो ऑन, ये इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है ना। अदरवाइज जो टैक्सेस की पावर है वो पूरी यूनियन गवर्नमेंट के पास है। GST इंप्लीमेंटेशन के बाद तो और ज़्यादा सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस चले गए उसके अंतर्गत लगभग, है ना। एंड उनमें से कुछ पैसा जो है सेंटर हालांकि शेयर करता है एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ फिनेंस कमीशन, जैसे हम बात कर रहे थे कि फिनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया, बट वो उतना काफ़ी नहीं पड़ता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स पूरे खर्चे को बियर कर लें। दूसरी जो मतलब मेन प्रॉब्लम क्या हो गई? मेन प्रॉब्लम हो गई फिस्कल ऑटोनॉमी की। मेन प्रॉब्लम अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? फिस्कल ऑटोनॉमी नहीं है। ऑटोनॉमी मतलब कि आपके पास टैक्स कलेक्शन इन सब का पावर नहीं है, फर्स्ट प्रॉब्लम। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का, ठीक है ना। सेकंड प्रॉब्लम मेजर क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का। अब क्या होता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए 60% पैसा ही गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% पैसा आपको स्टेट गवर्नमेंट से देना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि यार ये योजना उसके लिए यूज़फुल नहीं है। अब यूज़फुल नहीं है फिर भी उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर भी उनको 40% पैसा अपने यहाँ से देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो बाकी का 60% पैसा भी लैप्स हो जाएगा, वो भी नहीं जाएगा, है ना। तो एक ये दूसरा इशू, कई बार कई स्टेट्स को जो स्कीम्स उनके लिए यूज़फुल नहीं है वो भी करना पड़ता है। तीसरा, केरला के साथ स्पेशल प्रॉब्लम यह है कि उनका खुद का जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावैगेंट है, एक्स्ट्रावैगेंट एक्सपेंडिचर, है ना। यानी कि जो पर कैपिटा पैसा खर्चा करता है केरला गवर्नमेंट एक व्यक्ति के ऊपर वो बहुत ज़्यादा, इट इज़ मोर देन डिफरेंट स्टेट्स, है ना। चाहे वो सोशल वेलफेयर हो चाहे हो, तो उसको भी थोड़ा प्रूडेंट करने की ज़रूरत है ना। केरला गवर्नमेंट को भी थोड़ा प्रूडेंट करने की ज़रूरत है। प्लस जो केरला का शेयर है इन द टैक्सेस डिवॉल्व्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट वो काफ़ी ज़्यादा गिरा है। 1995 से 2000 के बीच में 3.88% मिलता था उनको सारे स्टेट्स का शेयर का, अब केवल उनको 1.93% मिल रहा है 15 फिनेंस कमीशन के हिसाब से, है ना। जबकि केरला के पॉपुलेशन शेयर ही 2.6% है, तो मतलब पॉपुलेशन शेयर से भी कम परसेंटेज आपको डिवोल्यूशन में मिल रहा है। तो दैट इज़ अगेन अ प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम, जो कि उसके फिनेंशियल रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं इम्पेयर कर रहा है, ठीक है। हालांकि केरला काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड रीजन के रूप में आ सकता है अगर हम थोड़ा सा और वहाँ पे फिनेंशियल रेशनिंग करने की कोशिश करें। एक तरीका जो ऑथर ने यहाँ पे बस सजेस्ट किया है वो है कि वो लोगों से बोरो कर सकते हैं, है ना। दे कैन बोरो फ्रॉम द पीपल, जो नेबरहुड क्राउड अप्रोच होती है उसके थ्रू आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। एंड इसके अलावा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़रूर वो कर सकते हैं कि डेट फाइनेंसिंग कर लें, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग लें, एंड देन ओनली दे कैन मूव अहेड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी regarding that as well. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। ब्रिज टू नोवेयर, हिडन प्लाइट ऑफ द डाइवर्टेड पेमेंट्स। यहाँ पे बात चल रही है ऑथर की आधार इनेबल्ड पेमेंट में जो प्रॉब्लम होती है। 2017 में एक स्कैम हुआ था जिसमें एयरटेल वॉलेट में बहुत सारे लोगों का पैसा चला गया था, एयरटेल वॉलेट्स में लोगों का पैसा चला गया था और लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं था कि किसका वॉलेट है। इसी चीज़ को बोलते हैं डाइवर्टेड पेमेंट। इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्टेड पेमेंट, मतलब कि बैंक पेमेंट इज बीइंग रीडायरेक्टेड टू द रॉन्ग अकाउंट विदाउट द रेसिपिएंट कंसेंट या नॉलेज। मतलब जो रेसिपिएंट है उसके नॉलेज या कंसेंट के बिना उसका पैसा किसी दूसरे अकाउंट में डाइवर्ट कर दिया गया, इसको डाइवर्टेड पेमेंट बोलते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है साफ साफ जो आपका आधार का मैपिंग है वो प्रॉपर नहीं हुआ है। ऑथर ने कहा है दो चीज़ें होनी चाहिए, देयर आर टू थिंग्स दैट मस्ट बी डन। फर्स्ट, अकाउंट नंबर मस्ट बी सीडेड विद द कस्टमर्स आधार नंबर। जो आपका बैंक अकाउंट नंबर उसको तो पहले आपको सीड करना पड़ेगा विद द अकाउंट आधार नंबर। सेकंड, उसकी एनपीसीआई मैपिंग करनी पड़ेगी, एनपीसीआई मैपर के साथ उसको मैप करना पड़ेगा, और ये दोनों चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑथर ने यही कहा है कि पहले आप ये मेक श्योर करते कि जितने लोग मनरेगा में काम करते हैं उनकी ये दो चीज़ें, दो प्रोसेसेस कंप्लीट है, तब जा करके तो आपका मतलब पेमेंट जो मनरेगा के आप करना चाहते हैं वो सक्सेसफुल होगी। बट वो कंप्लीट है नहीं, आपने पहले करना शुरू कर दिया। इसका सिंपल सा आफ्टर इफेक्ट क्या होगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनका डाइवर्टेड पेमेंट का केस होगा। दूसरा, बहुत सारे लोग हैं जिनका
पेमेंट पहुँचेगी नहीं, क्योंकि वो KYC नहीं करवा पाएंगे। तो पढ़े लिखे लोगों के लिए KYC करना ये सब बहुत आसान चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम किसी गरीब की बात करें जो मतलब एक तरीके से बिना पढ़ा लिखा एक एडल्ट है गाँव का, रूरल एरिया का, उससे अगर हम अनस्किल्ड व्यक्ति है, उसके मनरेगा में तो यही लोग काम करते हैं ना, अनस्किल्ड रूरल एडल्ट, तो ऐसे व्यक्ति से अगर हम सोचते हैं कि वो KYC ईजिली कर लेगा ये वो, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। दैट इज़ व्हाट ऑथर सेज की यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। अगली न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट का ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी स्पीड पकड़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, ESCR पोर्टल स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सारे जो 36,000 जजमेंट हैं उनके, वो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में, यानी कि 22 लैंग्वेजेस में वो कन्वर्ट करके डालेंगे। और अभी लगभग 2238 ट्रांसलेटेड जजमेंट्स वहाँ पर डाले जा चुके हैं। ESCR पोर्टल आप याद रखेगा, अगर कभी आपसे पूछा कि ESCR पोर्टल किससे संबंधित है, किसका है, तो यहाँ बता सकते हैं। दूसरा एक AI टूल है जो कि इनॉग्रेट किया गया रिसेंटली, वो है सुवास, याद रखेगा, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको, सुवास, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। तो ये भी याद रखेगा। अब इसका सॉफ्टवेयर कितना ट्रांसलेट सही कर पा रहा है, क्योंकि अब गूगल ट्रांसलेट अगर यूज़ कर रहा होगा तो बड़ा मुश्किल है कि कुछ हो पाए उसमें, बट आप लोग देखिएगा कोई जजमेंट पढ़ के कि आपके लैंग्वेज में सही हो रहा है कि नहीं। ये अगली न्यूज़ आइटम में एक आपको इंस्टीट्यूट का नाम दिख रहा है, देख लो, इसको लिख लो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ये मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स का सेंट्रल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो लखनऊ में सिचुएटेड है। एंड ये जो CIMAP है, ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की लेबोरेटरी है, CSIR की है, ठीक है ना। एंड इन्होंने अभी रिसेंटली लेमन ग्रास के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन शुरू किया है नवरंगपुर में। नवरंगपुर आपकी एक जगह है, कहाँ पे लोकेटेड है, ये उड़ीसा में लोकेटेड है, याद रखेगा। एंड वहाँ पे एरोमेटिक प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है, इनकी डिमांड रहेगी, जब डिमांड रहेगी तो लोगों को जॉब्स भी मिलेंगे, जॉब मिलेंगे, पैसा मिलेगा, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। यहाँ पर तो आपके लिए छोटा सा सवाल है, रेड सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। रेड सी को टच करने वाली कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, है ना। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन की कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो रेड सी को टच करती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे लास्ट न्यूज़ है एक्सपो सैट के रिगार्डिंग। आज 1 तारीख है, आप सबको पता है कि 1 जनवरी को ही आज इसरो ने, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है एक्सपो सैट PSLV C58 के अंतर्गत। एक्सपो सैट का फुल फॉर्म है एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। ये सैटेलाइट क्या करेगी, ये स्टडी करेगी एक्सरेज जो कि एमिट होते हैं सेलेस्टियल बॉडीज से स्पेस में, एंड उनके पोलराइजेशन फ्रॉम अर्थ ऑर्बिट एक्सरेज, इनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में सारी चीज़ें। एक्सरेज कौन सी होती हैं, एक्सरेज बेसिकली वो होती हैं जिनकी वेवलेंथ 0.01 से 10 नैनोमीटर्स के बीच में होती है, ठीक है ना। 0.01 से 10 नैनोमीटर्स के बीच की जो वेवलेंथ होती है वो एक्सरे कहलाती है, ठीक है। एनर्जी इनकी 100 से 1 लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 1 लाख EV तक जाती है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, विच आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती हैं। तो ये भी छोटा सा बेसिक फैक्ट है जो कि आप याद रख सकते हैं। पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का हम रेडिएशन का पोलराइजेशन बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ दीज टू फील्ड्स एज द रेडिएशन मूव्स थ्रू द स्पेस। पोलराइजेशन का मतलब होता है ये जो 2 फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इनका किस तरीके से ओरिएंटेशन जो है वो चेंज हो रहा है एज द रेडिएशन मूव्स थ्रू द स्पेस, स्पेस में जैसे से ये मूव कर रही है, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आप इसको याद रखेंगे एक्सपो सैट को। तो दैट इज़ इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू, नाइस डे।